सोनाली फोगाट की आकस्मिक मृत्यु ने आज सभी को स्तब्ध कर दिया। सोनाली फोगाट मात्र 41 साल की थी। उनकी मृत्यु गोवा में हार्ट अटैक की वजह से हुई। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। सोनाली अभी 41 साल की थी। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। खबर मिली है कि वो गोवा में थी और वहीं दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। सोनाली की मौत की खबर चौंकाने वाली है। एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर लाखों फैन हैं, जो इस खबर से सदमेवार के लिए ये खबर दुखों का पहाड़ बनकर टूटी है। सोनाली की एक बेटी है जो कि हॉस्टल में रहती है। सोनाली के पति की 2016 में मौत हो गई थी। सोनाली बीजेपी नेता थी। वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि वह कुलदीप बिश्नोई से चुनाव हार गई। अब जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो चुके थे तो कहा जा रहा था कि सोनाली इससे टेंशन में आ गई थी। सोनाली ने टिकटॉक से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया था। देश की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा रही सोनाली अब इस दुनिया में नहीं है। बेहद कम उम्र में हुई उनकी मौत सेहत को लेकर भी एक बड़ा सवाल छोड़े जा रही है। न्यू ट्रांसफर पॉलिसी में सामने आ रही खामियों के विरोध में शिक्षक वर्ग सड़कों पर था, जिस पर संज्ञान लेते हुए सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा निवास में 5 शिक्षक एसोसिएशंस के साथ बैठक की। बैठक में न्यू ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पोस्ट कैप करने को लेकर जो शंकाएं थी उन्हें दूर करने के लिए निश्चित फॉर्मूला तैयार किया गया। सबके साथ बातचीत हुई है और पूरी तरीके से उनको सेटिस्फाई करके हमने दिखाया। और जो ड्राइव हम ट्रांसफर के लिए चला रहे उसके बारे में भी कुछ हमने परिवर्तन किए हैं और आने वाले टाइम में इसमें कोई कंप्लेंट मुझे नहीं लगता है कोई कंप्लेंट उसमें रहेगी। आगे जब भी कोई यूनियन हमारे पास आई हमने उसके साथ बातचीत नहीं की। मेरा मानना ये है कि बातचीत का जब ऑप्शन खुला है तो बातचीत ही करनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो जो भी उन्होंने किया, हमने कल भी उनके परसों मेरे पास आए थे, मैंने बातचीत की थी और आज का टाइम दिया था, आज खुलकर बातचीत हुई। साथ ही आरोही मॉडल स्कूल में बतौर अध्यापक सेवाएं दे रहे सभी अध्यापकों को जल्द ही परमानेंट करने पर भी सहमति बनी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिख दिया गया है और जल्द ही सूबे में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। रवि चंदेल, सूर्य समाचार, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा इन दिनों किए जा रहे तबादले सरकार के गले का फांस बनते नजर आ रहे हैं। रेशनलाइजेशन के तहत जिस प्रकार से पदों को समाप्त किया जा रहा है, इसके विरोध में अब अभिभावक व स्कूली बच्चे भी उतरने लगे हैं। भिवानी जिले के गांव नांगल में ग्रामीण स्कूल के लिए अध्यापकों की मांग कर रहे हैं। अभिभावकों की परेशानी ये है कि जिस स्कूल में 10 टीचर्स हुआ करते थे, वहां अब महज 2 शिक्षक हैं। और ये सब हुआ ट्रांसफर ड्राइव के बाद। रैशनलाइजेशन के बाद बच्चों की पढ़ाई अब सिर्फ 2 अध्यापकों के भरोसे रह गई है। सरकार के इस फैसले से अभिभावकों में रोष है और अभिभावकों ने प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। विद्यालय में टीचरों की बहुत कमी है और ना ही हमारी अच्छे से पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे ना ही मैथ के टीचर हैं और ना ही साइंस के। पिछले 2 साल से मैं बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाई में। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करती हूँ और शिक्षा मंत्री से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे विद्यालय में 10 के बजाय 16 या 17 टीचर होने चाहिए, जिससे कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सके। सरकार से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो 10 का स्टाफ था, कम से कम वो 10 का तो वापस करो। हमें तो स्टाफ की 16 की जरूरत है, लेकिन हम 10 से 6 पे, 6 से 2 पे आ रहे हैं। सरकार से हमें प्रार्थना है, मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से हमारे अध्यापक पूरे भेजे जाए और ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा सही तरीके से हो सके। बच्चों की पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद अभिभावकों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन का रास्ता चुना। अभिभावकों को डर है कि शिक्षकों की कमी के चलते उन्हें निजी रुख करना पड़ेगा, जो उनके सामर्थ्य से बाहर है। इसीलिए छात्र के साथ अभिभावक और ग्रामीण नारेबाजी कर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से सभी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते गांव में शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी। अभिभावकों ने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की गुहार लगाई है।
प्रदेश भर में अध्यापकों के तबादले के इस विरोध के बाद अब सरकार क्या निर्णय लेती है, यह भविष्य में देखने वाली बात होगी। हरियाणा के शिक्षा विभाग में तबादला ड्राइव में अध्यापकों की पोस्ट क्राफ्ट करने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं बहादुरगढ़ के रादौर गांव में ग्रामीणों ने अपना भारी रोष जताते हुए स्कूल पर ताला जड़ दिया। ट्रांसफर ड्राइव और रैशनलाइजेशन को लेकर विवाद शुरू हो गया है, और हो भी क्यों ना, बात भी तो बच्चों के भविष्य की है और भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है। दरअसल बहादुरगढ़ के गांव रोहत में ग्रामीण ट्रांसफर ड्राइव और रैशनलाइजेशन को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आवेश में आकर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। विरोध के दौरान ग्रामीणों के साथ स्कूली छात्रों ने भी गेट के बाहर धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार अध्यापकों के तबादले तो कर रही है, लेकिन तबादले के बाद खाली जगह पर अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही, जिसके बाद ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि सरकार अध्यापकों के तबादले के बदले अध्यापकों को स्कूल में भेजने का काम करे, तभी उनका विरोध थमेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोहत के प्राइमरी स्कूल में 300 छात्र हैं और अध्यापक सिर्फ 1 है। स्कूल में 500 से ज्यादा छात्र हैं, लेकिन अध्यापक फिर भी कम हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वह अनिश्चित काल के लिए स्कूल पर ताला जड़ देंगे। अब इस पर छात्रों का क्या कहना है वो भी सुनिए। कि सर हम चाहते कि जो हमारे टीचर्स हैं या तो उनका ट्रांसफर ना हो, और अगर हो तो उनके बदले में हमारे नए टीचर्स आए, वरना हमारी पढ़ाई रुक जाएगी। हम अपनी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए चाहते कि बस हमारे टीचर का या तो ट्रांसफर ना हो, और हो तो उनके बिहाफ में अच्छे टीचर आए। या तो इन्हीं टीचर्स को यहाँ रखो, नहीं तो इनके बदले और टीचर्स भेजो। पहले ही कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि 10th क्लास में कोई रुकावट ना आए। ये मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, और अब छात्रों के विरोध के बाद शिक्षा विभाग भी सवालों के घेरे में आ गया है। कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान पहले ही हो चुका है। वहीं अगर अब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो उन्हें पढ़ाएगा कौन, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। सुमित ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया है। सुमित का सपना है कि वो एक दिन देश के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करे, जिसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ के मांडोली गांव में जूनियर पहलवान का जोरदार स्वागत किया गया। फूलमाला से सत्कार और ढोल ताशों से खुशी का इजहार, ये सब कुछ हुआ पहलवान सुमित दलाल के स्वागत में, जो बुल्गारिया के सोफिया शहर में आयोजित हुई जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीतकर अपने घर लौटा है। मेरी पहली बाउट थी ताइपाई के पहलवान के साथ, जो चीन के पास देश है। दूसरी थी मेरी उज्बेकिस्तान के साथ। फिर तीसरी बाउट में अर्मानिया के पहलवान के साथ कारणवश तब गया था, हार गया था। और फिर मेरी ब्रोंज के लिए बाउट आई, अगली बाउट वो थी मेरी अजरबैजान के साथ, तुर्की के साथ। उसके कितने अंक? उसको मैंने 6-3 से रहा। खिलाड़ी के साथ साथ ग्रामीणों ने कोच धर्मेंद्र दलाल का भी स्वागत किया। अर्जुन अवार्डी धर्मेंद्र पहलवान सुमित के कोच हैं, जो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के मुख्य कोच की भूमिका में भी थे। पूरी कुश्ती चलती तो हम गोल्ड का सीधा गोल्ड लेके आते, और आगे उम्मीद है इसके अभी 2 साल और जूनियर के हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जूनियर में भी, सीनियर में भी, ओलंपिक में भी अपने देश का नाम जरूर रोशन करे। सुमित दलाल 60 किलो भार वर्ग में ग्रीको रोमन का पहलवान है। सुमित ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चाइना ताइपे और उज्बेकिस्तान के पहलवानों को हराकर शानदार शुरुआत की थी, और ब्रोंज मेडल के लिए हुए मुकाबले में सुमित ने तुर्की के पहलवान को 6-3 से हराकर ब्रोंज मेडल हासिल किया। बहादुरगढ़ के पहलवान सुमित दलाल ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। विजेता खिलाड़ी का बहादुरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। समालका की श्री कृष्ण आदर्श गौशाला में 12 गौवंशों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गौवंशों की मौत की सही वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पानीपत के समालखा में 12 गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल गौशाला में एकाएक गायों की तबीयत बिगड़ने पर गौशाला में देखभाल करने वालों ने डॉक्टर और पशुपालन विभाग को जानकारी दी। जब तक डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे तो 12 गौवंशों की मौत हो चुकी थी। वहीं परिस्थितियों को भांपते हुए डॉक्टर ने बाकी गायों का प्राथमिक उपचार किया तो उनकी हालत में सुधार हुआ।
हमने देखा तुरंत फटाफट हमने हमारी टीम थी जो कि रिस्पांस टीम, हमने उनको इंजेक्शन वगैरह देना तुरंत हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लगभग 60 गाय अफेक्टेड थी, उसमें से 12 की डेथ हुई है, बाकी सब बच गई हैं। वहीं घटना के बाद एसडीएम अश्वनी मलिक और डीएसपी प्रदीप कुमार ने गौशाला में पहुंचकर मौके का मुआयना किया और गौशाला के कर्मचारी और पदाधिकारियों से पूछताछ की तो पता चला कि गायों की तबीयत बिगड़ने से पहले गौशाला में एक शख्स गायों को खिलाने के लिए आटा डालकर गया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आटे में किसी जहरीले पदार्थ की वजह से सभी गौवंश बीमार हुए। हालांकि गौवंशों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही असली वजह का पता लग पाएगा। पोस्टमार्टम हम करेंगे, अभी सस्पेक्टेड हमें ऐसा लगा है, फिर भी हमने 2 पशु हैं उनका पोस्टमार्टम करेंगे कि क्यों हुआ है ऐसा फाइंडिंग्स। अब तक फाइनल नहीं हो पाया कि नहीं, सस्पेक्टेड होता है, फाइनल तो लैब में हम भेजेंगे, सैंपल वहाँ से होगा, हम लैब में सैंपल्स भेजेंगे। फीड जो है जैसे पानी हो गया, फीड हो गया, और भी जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, इंजेस्टा जैसे जो पशु के आँख में खाया हुआ है पेट में, वो सारे चीज़ लेकर के हम सील करके वो लैब में भेजेंगे, तो जो भी रिपोर्ट्स आएगी वो तो। गौवंशों की मौत के मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है और गौवंशों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। सोनीपत के रामनगर अक्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात सतीश नाम के एक शख्स ने अपने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले सतीश ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। सोनीपत के रामनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब दिल्ली पुलिस में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, जिसके पीछे का मुख्य कारण पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन मिली जानकारी के बाद ये कहा जा रहा है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पैसे के लेन देन को लेकर अपने ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। मृतक सतीश ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों को 15 लाख रुपए उधार दिए थे और जब उसने वही पैसे वापस मांगने चाहे तो उसके साले की पत्नी ने उस पर रेप का आरोप लगा दिया। दिल्ली पुलिस में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेप के आरोप लगाने की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं सतीश ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें ससुराल पक्ष के 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेवार बताया है। मेरे पिताजी ने मेरे मामा के घर बनाने के लिए 4-5 साल पहले 10-15 लाख रुपए लगाए थे और उनसे वो बार-बार मांगते थे, तो उन्होंने झगड़ा करके कल सभी ब्लैकमेल करते रहते थे। कल उन्होंने बवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो वहाँ पे गए हम, उन्होंने और झूठा केस निकला। फिर उसके बाद हम घर पे आ गए और मेरे पापा ज़्यादा शर्म मान गए और उन्होंने फिर आत्महत्या कर ली। वो विवश हो गए थे, मजबूर हो गए थे। उन्होंने गलत आरोप लगाए थे मेरे पिताजी के ऊपर। किसने गलत आरोप लगाए थे? मेरे मामा मामी और मेरे नाना, दोनों मामाओं ने, प्रदीप, संजीव और सोनिया और उमा और मेरे नाना। शहर थाना पुलिस ने शिकायत के बाद ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें उसके साले और साले की पत्नी और ससुर पर 306 का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सतीश चंद्रभान है, जो दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत थे। तो हम मौके पे पहुंचे राहुल हॉस्पिटल में, तो सतीश के जो लड़का है उनका दरखास्त पेश की। इसमें लड़के ने बताया कि जो सतीश थे दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे और इनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा रखा है। लड़के के मामा मामी और जो सतीश के ससुर है, इन्होंने किस चीज़ का मुकदमा दर्ज करवा रखा झूठा? वो 376 है सेक्शन। अच्छा, अभी तो उनका कहना है कि भाई सतीश जो है 15 लाख रुपए सतीश के आते थे, उनके जो मामा है, सतीश के साले हो गए, ससुर हो गए, उनसे, तो इस एवज में उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस बात की उन्होंने अपने आत्मग्लानि से आत्महत्या की। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सतीश की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है और परिवार वाले जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हत्या के बाद सोनीपत पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि परिजनों को कब तक इंसाफ मिल पाता है।
भिवानी में सीआईए की टीम ने लिफ्ट के बहाने लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये आरोपी कई लोगों को अपना शिकार भी बना चुके हैं। जल्दबाजी में लिफ्ट लेना कितना महंगा पड़ सकता है, ये समझना हो तो सीआईए की टीम की गिरफ्त में खड़े इन आरोपियों को देखिए, जो लिफ्ट के बहाने लूटपाट करते हैं और इनका शिकार बनते हैं शहर में बस स्टैंड के आसपास खड़े लोग। ये अय्याशी करने के उसमें शराब पीने के आदी हैं और ये ऐसे ही वारदात ये दूसरे ज़िले में जाके या अपने ज़िले में ये बस स्टैंड से सवारी बिठा के और उसको फिर गन पॉइंट पे ले लिया करते और उनसे फिर पिन कोड या उनकी जेब में पैसे होते तो वो छीन लेते या फिर उनकी एटीएम से पिन कोड पूछ के और उनके एटीएम से फिर कहीं पे भी एटीएम में जाके पैसे निकालते। अभी प्रारंभिक पूछताछ में तो अभी यही आया है कि भी 1.5 लाख करीब 1.5 लाख के करीब इन्होंने कैश निकाला। भिवानी समेत अलग अलग जिलों में लिफ्ट के बहाने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अब तक करीब 1.5 लाख तक की लूट को अंजाम दिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई उस युवक की शिकायत पर की जिसे इस गिरोह ने गन पॉइंट पर लूट का शिकार बनाया था। पुलिस ने आरोपियों से एक गाड़ी भी बरामद की है जो लिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी जाती है, लेकिन फिर भी ये जालसाज और लुटेरे लोगों को अपना शिकार बना ही लेते हैं। यमुनानगर में नशे की एंटी नारकोटिक सेल अलर्ट मोड पर काम कर रही है। टीम ने एक आरोपी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। यमुनानगर में नशे के नेटवर्क के खिलाफ एंटी नारकोटिक सेल लगातार कार्रवाई कर रहा है। नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो नशे के बड़े सप्लाई चेन का हिस्सा है। महज 24 साल की उम्र में युवक को 9वीं बार गिरफ्तार किया गया है। ऐसा है, ये है हमारी टीम को सूचना मिली थी गली नंबर 6 में अर्शदीप नाम का लड़का स्मैक बेचता है। उसी मुखबिरी के आधार पर इस अर्शदीप को आज काबू किया गया। इससे 12 ग्राम स्मैक मिली है। ये पहले भी कई बार जेल जा चुका है स्मैक के मामले में। स्मैक पीता भी और बेचता भी। हाँ, ये यूपी से लेके आता है। आगे आरोपी का नाम खुला है, तस्दीक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाएंगे। इस बार युवक को 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। नशे के कई मामलों में आरोपी ये युवक जमानत पर आने के बाद फिर से नशे का धंधा शुरू कर देता था। नशे के कारोबार के लिए इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से भी है, जहां से ये नशीला पदार्थ लाकर यमुनानगर और आसपास की जगहों में सप्लाई करता है और दूसरे युवाओं को भी नशे के दलदल में फंसाता है। तमाम पाबंदियों के बाद भी लोग नशे की दलदल में फंस रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से जागरूकता के साथ साथ नशे का व्यापार करने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है। मंडी में भारी बारिश से हुई तबाही के बाद प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कें, पानी और बिजली जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाए। हिमाचल में कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। नदियों का सैलाब शांत हो गया, लेकिन परिवारों की सिसकियां अभी सुनी जा सकती हैं, जिन्होंने इस तबाही में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। लोगों के लिए मुसीबत की इस घड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर परिवारों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने काशन गांव में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। केंद्र सरकार को पूरा असेसमेंट के लिए हमने कह दिया है और असेसमेंट करने के बाद फिर उनकी टीम आती है केंद्र से, और हमने आग्रह किया है कि केंद्र जल्दी से टीम भेजे ताकि उनकी मदद समय पर हो सके। शनिवार को हुई भारी बारिश में प्रदेश भर में 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गोहर उपमंडल के काशन गांव में भी पंचायत प्रधान खेम सिंह के घर पर मलबा गिरने के चलते परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। सीएम ने इस परिवार के और लोगों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रभावितों को 4-4 लाख की राहत राशि भी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार को घर बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। उनके परिवारजनों को मिला हूँ। परिवारजन भी बहुत आहत हैं इस घटना से, और मैंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं
और राहत के रूप में हमने 4-4 लाख रुपए सभी जिनकी दुखद मृत्यु उस घटना में हुई है उन सभी को यहाँ पर आज देने का ऐलान किया है। तो पत्र मैंने उनको सौंप दिया है। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कटौला इलाके का भी दौरा किया। यहाँ पर भी बारिश के कारण 6 लोग बह गए थे, जिसमें से 2 बच्चियों के शव बरामद हो चुकी हैं, जबकि 4 अभी तक लापता हैं। यहाँ भी मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को बिजली, पानी और सड़कों की दशा को जल्द सुधारने के निर्देश दिए। एक नहीं अनेक जगह मकानों को संकट आ गया है, कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कें टूटी हुई हैं। इनको रिस्टोर करने के लिए हमने विभाग को आदेश दिए हैं, जितना संभव हो सकते जल्दी उनको रिस्टोर करें सड़कों को भी। मंडी जिले में कुदरत के कहर के बाद जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कवायद जारी है। भारी बारिश से हुई तबाही के बाद प्रशासन पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को बिजली, पानी और सड़क दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं।